जय हिंद दोस्तों. सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ आवर सीरीज़ ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. और फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के डिस्कस कर लिए थे अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आज इसमें जो दूसरा सेक्शन दिया हुआ है अबाउट सम हाई लेवल क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, दैट इज़ NGT एक्ट जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, ये इनेक्ट हुआ था इन कॉन्सोनेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो कौन से प्रोविजन के अंतर्गत ये आया था ये देखना है. राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट construed as a part of right to life under Article 21. Provision of grants for raising the level of administration in the scheduled areas and welfare scheduled tribes under the Article 275 Clause 1, इसके तहत नहीं हुआ था. पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा इज मैंशनड अंडर आर्टिकल 243A, इसके तहत भी नहीं हुआ था. तो जो आर्टिकल 21 है विच इज़ हैविंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज़ आवर राइट टू लाइफ, उसके अंतर्गत NGT को इनेक्ट किया गया था. ठीक है, सो इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन 18 अक्टूबर 2010 under the NGT Green Tribunal Act 2010 for effective expeditious disposal of cases. तो जो भी केसेस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड होते हैं उनको फास्ट ट्रैक पे डिस्पोज ऑफ किया जा सके. एंड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट टू प्रोवाइड द राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट. सो इट वाज कंस्टिट्यूट एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. ये इंस्पिरेशन लेता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 विच एश्योर्स द सिटीजन्स दैट राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट. नोटेबली 18 अक्टूबर 2010 को जस्टिस लोकेश्वर पंत, देखिए 10 अक्टूबर को ये 18 अक्टूबर को ही बना था और उसी दिन जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत ये पहले चेयरमैन बनते हैं. और अभी जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं AK गोयल साहब, जस्टिस AK गोयल, आदर्श कुमार गोयल. तो पहले इसके चेयरमैन कौन बनते हैं? जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत. NGT came into force in October 2010. NGT was established by Government of India in 2010. Author of Green Development is, author of Green Development कौन है? W.M. Adams. W.M. Adams ये author है of the book Green Development, Environment and Sustainability in a Developing World. इसका पहला एडिशन पब्लिश हुआ था 1990 में, 1990 में. What is Rio Plus Conference often mentioned in the news? देखिए रियो के बारे में हमने लास्ट पढ़ा था, अर्थ समिट जो हुई थी 1992 में. तो रियो प्लस क्या है? ये एक अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस देख लेते हैं. इट इज़ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो बिल्कुल सही है ये यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. एंड रियो प्लस 20 की बात करें तो ये शॉर्ट नेम है फॉर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये हुई थी 2012 में. तो +20 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि पहली हुई थी 1992 में और इसको रियो +20 इसलिए दिया गया है टू मार्क द 20th एनिवर्सरी ऑफ 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो एंड 10th एनिवर्सरी ऑफ द 2002 वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जोहानिसबर्ग. तो 2002 में जोहानिसबर्ग में हुई थी और 2012 में उसके बाद दोबारा रियो में होती है और उसको रियो +20 बोला गया. In the year 1997, the World Environment Conference was organized in. तो इसका आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर है क्योटो. बाकी अब 97 की है तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस और जो कि ऑर्गेनाइज हुई थी क्योटो जापान में. क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वो अडॉप्ट हुआ था इस कॉन्फ्रेंस में, जो कि एग्जिस्टेंस में आया था 16 फरवरी 2005 को. ठीक है, 16 फरवरी 2005. नेक्स्ट देखते हैं द अर्थ समिट +5. देखिए अब +5 आप लगाते जाइए. अर्थ समिट आप याद कर लीजिए. अर्थ समिट हुआ था 1992 में. ठीक, अब उसमें +5 कर देंगे तो 97 हो जाएगा. तो ये 1992 में 100 से ज़्यादा स्टेट्स के जो हेड्स थे वो आए थे रियो डी जेनेरियो में इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट. ये समिट कन्वीन हुई थी टू एड्रेस द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो द असेंबल्ड लीडर्स दे साइन द कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी
endorsed the Rio de Janeiro the forest principles and adopted 21 agenda for achieving sustainable development in 21st century. इसी के साथ यहाँ पे कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बनाया गया था टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्थ समिट एग्रीमेंट, और ये एग्री इस बात पे एग्री किया गया था दैट अ 5-year रिव्यू ऑफ अर्थ समिट प्रोग्रेस वो 1997 में किया जाएगा बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीटिंग इन स्पेशल सेशन. सो अकॉर्डिंगली एक स्पेशल सेशन हुआ था ऑन 23rd एंड टू 27th ऑफ जून 1997 न्यूयॉर्क में, to take stock of how well the country's international organization and the sectors of civil society have responded to the challenge. तो इस 5 साल में उन्होंने किस तरह रिस्पॉन्ड किया या क्या काम किया, ये सारी चीज़ें देखने के लिए शुरू किया गया था. दिस मीटिंग वॉज नोन एज फॉर द अर्थ समिट +5. नोटेबली रियो +10 समिट ये जोहानिसबर्ग में हुआ था 2002 में, और +20 रियो डी जेनेरियो में दोबारा हुआ था. ठीक, तो देखिए 1992 में अर्थ समिट होता है, उसके बाद 97 में दोबारा से ये 5 year का रिव्यू होता है, और ये हुआ था न्यूयॉर्क में. उसके बाद +10 होगा जो कि जोहानिसबर्ग में हुआ, और उसके बाद 20 होगा जो अगेन रियो में होता है. ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम. देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना पुराना विषय नहीं है. 1972 में इसको प्रपोज नहीं किया गया था, 2012 में किया गया था इसको. द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव बाय 2030. बिल्कुल सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक अचीव करना है, ये बात सही है. तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये प्रपोज किए गए थे 2012 में रियो +20 में. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ऑफिशियली बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग अ वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये 17 गोल्स इसमें बताए गए हैं जो ग्लोबल गोल्स हैं विद 169 टारगेट्स अमंग देम. सो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है. हु हैज़ प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स टू ग्रोथ. लिमिट्स टू ग्रोथ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये दिया था क्लब ऑफ रोम ने. सो अप्रैल 1968 में 30 पीपल इंक्लूडिंग द साइंटिस्ट, एडुकेटर्स, इकोनॉमिस्ट, ह्यूमनिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये मिले थे रोम में. एंड क्लब ऑफ रोम यहाँ से एक तरीके का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ which was born from this meeting as an informal organization. और ये concept of limits to growth ये propound किया गया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा. नेक्स्ट assertion reasoning का क्वेश्चन है. assertion ये है कि there is a positive relationship between human development index and sustainable development goals ranking of Indian states. ठीक है, रीज़न इसका ये है कि अंडरलाइंग जो डायमेंशन है SDG टारगेट्स के दे आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट. ऑलराइट, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसके सही एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट देखते हैं. और एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नहीं अलग से नहीं बताया गया, जो हमने अभी ऊपर देखा वही है. सो वील स्किप इट, वील go for the next. With reference to Global Alliance for Climate Smart Agriculture GACSA, which of the following statement is or are correct. तो ये बोल रहे हैं कि जो GACSA है ये this is an outcome of the climate summit which was held in Paris in 2015. Next is membership of GACSA does not create any binding obligation. तो जो membership है GACSA की वो कोई binding obligation नहीं लगा रही है आपके ऊपर. ठीक है. एंड इंडिया जो है इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ गाक्सा. सो इसमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है. तो देखिए सही स्टेटमेंट बी है, 2 ओनली. स्टेटमेंट 1 की बात करें तो बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये ओरिजिनली फाओ ने डेवलप किया था 2010 में थ्रू द पेपर Climate Smart Agriculture Policies, Practices and Financing for Security, Adoption and Mitigation. 2014 में एक अलायंस सेटअप हुई थी with this issue as a focal point.
द गाक्सा ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. स्टेटमेंट 2 सही है बिकॉज कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है. स्टेटमेंट 3 अगेन गलत है बिकॉज इंडिया सिग्नेटरी है सिर्फ. ठीक है, इसने कोई इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले नहीं किया है गाक्सा के बनने में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज अ यूएन मैकेनिज्म. तो पहले तो ये याद रखिए ये जो पेज है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ये एक यूएन मैकेनिज्म है और ये किस लिए है? टू असिस्ट द कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज. तो ये क्वेश्चन ये है कि ये इमर्ज कहाँ हुआ था? तो ये इमर्ज हुआ था 2012 में. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो, या इसको रियो +20 समिट में भी ये आया था 2012. द कॉन्फ्रेंस आउटकम डॉक्यूमेंट टाइटल द फ्यूचर वी वांट वाज अ कॉल टू एक्शन फॉर गवर्नमेंट्स, businesses and UN alike to support countries interested in the transition to a green economy. I'm so sorry. PAGE is Partnership for Action on Green Economy. It was created on UN's direct response to this call of action. Next question. With reference to Agenda 21, sometimes seen in the news, consider the following statements. Agenda 21 एक global action plan है for sustainable development और ये ओरिजिनेट हुआ था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि जोहानिसबर्ग में हुई थी 2002 में. सो विच ऑफ द अबव इज़ करेक्ट? सो एजेंडा 21 के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये एक नॉन बाइंडिंग वॉलंटरी इम्प्लीमेंटेड एक्शन है यूनाइटेड नेशंस का ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. साथ ही साथ इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ. हेंस स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज. बहुत सारी ट्रांसप्लांटेड जो सीडलिंग्स होती हैं वो ग्रो नहीं कर पाती हैं. रीज़न क्या है इसका? ठीक है, देखिए ट्रांसप्लांटेशन का मतलब आपने एक जगह बीज बो दिया इकट्ठा, वहाँ से अब जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है वो पौधा, उसको आप वहाँ से निकालते हो और फिर अलग अलग जगह उसको लगाते हो. राइट, जैसे कि आपने देखा होगा जब धान की खेती होती है चावल की, तो ऐसे ही होता है कि एक साथ बो दिया जाता है, फिर पानी में खड़े होकर जो वो फार्मर्स एक एक पुट करते हैं उसको मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, वो एक तरीके का ट्रांसप्लांटेशन का एग्जाम्पल है. तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते हैं? द न्यू सॉइल डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल्स. देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर रेगुलरली पता है आपको कि क्या मिनरल ज़रूरत है, अगर उस सॉइल में नहीं भी है तो बाहर से डाले जाएंगे. दूसरा है, मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स ग्रिप द न्यू सॉइल टू हार्ड. रूट हेयर्स जो होते हैं वो सॉइल को इतना ग्रिप करके नहीं रखते हैं. दे कैन ईजिली अडेप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट. ठीक है, वो ईजिली नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर जाते हैं और वहाँ की सॉइल से फिर वो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं. थर्ड इज़ मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन. ये बिल्कुल सही है. ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे बहुत सारे रूट हेयर, बिकॉज वो बहुत ही थिन हेयर है और आप उसको छोटे पौधे से निकाल रहे हो, बड़ा पेड़ आप कहीं से नहीं खींच रहे हो, छोटे छोटे पौधे आप निकाल रहे हो, तो उनके बहुत ही नाजुक से रूट हेयर होते हैं, वो दे आर लॉस्ट ड्यूरिंग दिस ट्रांसप्लांटेशन. लीव्स गेट डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, नहीं इतना ग्रो नहीं हो पाता. सो मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट. द फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज़ टू कलेक्ट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल में होते हैं एंड टेक दिस सोल्यूशन अप थ्रू द रूट्स ऑफ टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट. These are made up of cellulose and nominal pectin which helps it as a gelling agent with the soil. Another reason is the use of fertilizer which increases the concentration of the soil and make it difficult for plants to absorb water. So this situation causes plant cells causing the leaves turn brown. Next is environmental degradation means. सो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, एडवर्स चेंजेस ब्रॉट इन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी,
या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए ऑल ऑफ द अबव जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है। मतलब कि ओवरऑल डिग्रेडेशन भी आएगा उसमें, एडवर्स चेंजेस जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आए हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से आ रहा है, ये सारे ही रीजंस होते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस? प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे होगी? फॉरेस्ट पॉलिसी के थ्रू, EPA, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एजुकेशनल पॉलिसी, सबके थ्रू ही होगी। ऑल ऑफ द अबव वुड बी द आंसर। सो प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस ये डायरेक्टली रिलेटेड है फॉरेस्ट पॉलिसी, एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, वाइल इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल पॉलिसी में भी एनवायरमेंटल अप्रोच होती है। तो चारों पॉलिसीज जो कि मैंशनड है, इट कुड बी कंसीडर्ड being related to the protection of ecological balance. Next question, concerning global environment facility, which of the following statement is correct? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होगा? इट सर्व्स एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज CBD, एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए सही है, ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करता है CBD और UNFCCC के लिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। अगर बाकी ऑप्शंस देखें तो इट अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इशू एट द ग्लोबल लेवल, इट इज़ एन एजेंसी अंडर OECD to facilitate the transfer of technology and funds to underdeveloped countries with a specific aim to protect their environment. Both A and B, तो देखिए इसका A आंसर होगा। GEF को इस्टेब्लिश किया गया था रियो अर्थ समिट के टाइम पे ही, ऑन द ईव ऑफ रियो अर्थ समिट इन 1992, टू हेल्प टैकल आवर प्लैनेट्स मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। GEF एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है 184 कंट्रीज़ की, और 18 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट इशू को एड्रेस करती हैं। ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है 5 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशंस के लिए। कौन कौन से मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं? मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो मिनामाटा हो गया, स्टॉकहोम हो गया जो POPs के लिए है, देन CBD कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एंड UNFCCC। ठीक है, तो CBD, CCD और CCC तीनों याद रखिएगा, BCC। ऑलराइट, तो UN CBD, UN CCD, UNFCCC, इसके अलावा आपका मिनामाटा हो गया और स्टॉकहोम हो गया। इन 5 के लिए ही करता है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे। GEF supports multi-stakeholder alliance to preserve threatened economic ecosystem on land and in oceans, build green cities, boost food security for a more prosperous climate resilient world. कार्लस मैनुअल रॉड्रिग्स ये प्रेजेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरपर्सन हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के। नेक्स्ट इज Plachimada, which has been seen in the news for immense damage to its environment, lies in, तो ये है केरला, और ये 2009 के टाइम पे न्यूज़ में था। तो ये उस समय एक, दिस इज़ अ स्मॉल विलेज, I don't know how to pronounce it, is I think Plachimada और समथिंग एल्स। सो प्लाचीमदा एक स्मॉल विलेज है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, केरला में, चित्तूर ब्लॉक में ये आता है। इस इन द ईयर 2000 ये जो पंचायत थी इसने लाइसेंस दिया था हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड को टू मैन्युफैक्चर कोका कोला एंड अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि फैंटा, लिम्का, थम्स अप, स्प्राइट, किनले वगैरह। बट बहुत ही जल्दी ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन द लोकेलिटी बाय केमिकल वेस्ट डिस्चार्ज बाय द कंपनी, local people started a small scale protest against the company। और बाद में ये प्रोटेस्ट जो था इसको सपोर्ट मिला पंचायत अथॉरिटीज़ के द्वारा,
In the long run, with national as well as international support to this process against a multinational company, ये movement एक आइकन बन गया था दूसरे मूवमेंट्स के लिए भी वर्ल्ड वाइड. नेक्स्ट देखते हैं EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं. ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोलते हैं. इन द वेक ऑफ भोपाल ट्रेजिडी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड दिस EPA ऑफ 1986 अंडर आर्टिकल 253 of the Constitution. The act is an umbrella legislation designed to protect a framework, provide a framework for central government coordination of the activities of various central and state authorities established under previous laws such as Water Act and the Air Act. Next, the Genetic Engineering Appraisal Committee, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी किसके अंतर्गत? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर. GEAC इसको बोला जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी. GEAC ये किसके अंतर्गत बनी थी? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के. सो ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी ऑन 22 जुलाई 2010. इसको रीनेम किया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के तौर पे. ये एपेक्स बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की है अंडर द रूल फॉर मैन्युफैक्चर, यूज, import, export and storage of hazardous microorganisms, genetically engineered organisms or cells 1989 under EPA Act 1986. With reference to the circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following falls under the conservation agriculture? So क्या क्या आता है इसमें conservation agriculture में? Avoiding monoculture practices. मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, आई थिंक ये नहीं आना चाहिए. मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना. अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एज्यूम्स. ओके, अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज. ओके, जितना टिलेज कम होगा उतना ही जो आपके इंटरनल सॉइल मिनरल्स वगैरह हैं वो सीप अप करेंगे. अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, यूजिंग क्रॉप रेजिड्यूज टू कवर द सॉइल सरफेस, एडॉप्टिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग या क्रॉप रोटेशन. ये भी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए काम की चीज़ है. मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना और कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप को अवॉइड करना, ये नहीं आएगा. अवॉइड नहीं करना है. ओके, ये भी इसमें आएंगे. देखते हैं एक बार, कुछ कंफ्यूजन हो रही है इसमें. सो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड बाय स्टेटमेंट गिवन बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज अ कॉन्सेप्ट फॉर रिसोर्स saving agricultural crop production that strives to achieve acceptable profits together with high and sustained production level while concurrently conserving the environment. Minimum tillage and soil disturbance, permanent soil cover with crop residue and live mulches, crop rotation and interchanging are the principles of conservation. है तो ये तो principle में ही आ जाएगा, ये avoid नहीं करना है. As a result of the annual survey, the National Geographic Society and an international polling firm Globescan gave India top rank in Greendex 2009 score. What is the score? Okay, तो ये 2009 का क्वेश्चन है बेसिकली. उस समय नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी और इंटरनेशनल पोलिंग फर्म ने इंडिया को टॉप रैंक दिया था. तो देखते हैं ये क्या है. ये दिस इज़ अ मेजर ऑफ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर इन डिफरेंट कंट्रीज़. ओके, तो कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, क्या वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बिहेवियर है या नहीं है, उसके आधार पे इन्होंने इंडिया को टॉप रैंक दिया था. सो पहली ग्रीन इंडेक्स या ग्रीन डेक्स सर्वे जो है 14 कंट्रीज़ की. ओके, 2008 में नेशनल जोग्राफिक और इन्होंने अपना इनॉग्रल ग्रीन इंडेक्स सर्वे इंडेक्स शुरू किया था जनवरी 2008 में.
सो ये जो सर्वे है ऑफ 14 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड रैंक्ड एवरेज कंज्यूमर्स इन दोज कंट्रीज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ देयर बिहेवियर. 2009 में इंडिया वाज द फर्स्ट प्लेस एंड इन 2014 अगेन इंडिया रिटेन द फर्स्ट प्लेस. Which of the following is the best strategy for environment friendly sustainable development in Indian agriculture? Best strategy क्या होगी? Expansion of cultivable land, increase use of super phosphate. नहीं, ये तो sustainable का example नहीं हो सकता. Wider popularization of high yielding crop varieties, better aid, more frequent irrigation and increased frequency of aerial span of inorganic fertilizer and pesticides. नहीं होगा. Mixed cropping, organic manures, nitrogen fixing plants, pest resistant crops, residues, varieties. ठीक है, तो ये हो जाएगा. ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं. इम्प्रूव्ड फार्म इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी, यूज़ ऑफ पोटेंट इंसेक्टिसाइड्स टू मिनिमाइज पोस्ट हार्वेस्ट ग्रेन लॉसेज एंड मोनोकल्चर क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस. तो ये नहीं आएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका सी वाला. मिक्स क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज़. ये सारी जो हैं दिस कुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर. Next question is consider the following and select the correct answer from the quotes given below. Assertion reasoning का question है. India is a case of an over urbanized country. Most of the large cities in India do not have adequate infrastructure. तो बोल रहे हैं कि इसमें A false है but R true है. India in a over urbanized country नहीं है. According to 2011 approximately 121 crore people वो अभी भी रूरल एरियाज़ में ही रह रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 37.7 करोर्स. ऑल्दो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हाई है, लेकिन अभी भी जो प्रोसेस है इट लैक्स द सोल्यूशन टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अमेनिटीज़ जैसे ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी. ये सब भी अभी अच्छे से नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है. द इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग वॉज, तो ये थे फुकुओका, मसानोबु फुकुओका. ये जापानीज़ थे, फार्मर थे और फिलोसोफर थे. ये अपनी नेचुरल फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे एंड री वेजिटेशन ऑफ डेजर्टिफाइड लैंड्स पे भी इन्होंने काम किया था. सो इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग वॉज फुकुओका. विच कंट्री इंट्रोड्यूस द ग्रीन आर्मी फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन? तो ऑस्ट्रेलिया. ग्रीन आर्मी एक 6 मंथ प्रोग्राम था फॉर 17 to 24 ईयर ओल्ड यूथ इन ऑस्ट्रेलिया. उनको ट्रेन करने के लिए एंड वर्क फॉर द एनवायरनमेंट. ग्रीन आर्मी प्रोजेक्ट्स इंक्लूड रेस्टोरिंग नेटिव वेजिटेशन, हेरिटेज रिस्टोरेशन, प्रोटेक्टिंग एनिमल हैबिटेट्स एंड रीजेनरेटिंग द वेटलैंड्स इन अर्बन, रूरल एंड रिमोट एरियाज. ग्रीन आर्मी प्रोग्राम बंद हुआ 30 जून 2018 को. ड्यूरिंग द mid-80s decade of 20th century, the negative aspect of development were discussed at large. Which among the following was not such important? Okay, so mid-80s decades में जो negative aspect था development का वो it was discussed. So इनमें से कौन सा important नहीं है? Which one among the following was not such important discussion? Degradation of natural resources, environment, pollution, politics and development, डिसप्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मासेस. तो ऑब्वियसली बात है, जब एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, डिसप्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मासेस पे ज़्यादा बात होगी. पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है, उस पर बात होनी चाहिए, बट प्राइमरी फोकस जो है वो यहाँ था. ठीक है, तो ये हो गए हमारे हाई लेवल क्वेश्चंस और फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इकोलॉजी का. आई थिंक ये भी बड़ा होगा रिगार्डिंग अगेन दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस. सो 57 इसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं और 20 हाई लेवल क्वेश्चंस हैं. सो वी विल ट्राई टू डू इट अगेन इन द 2 sets and
then we will be moving towards the third chapter, that is biodiversity. Okay, so we'll complete the second chapter ecosystem also in most probably in 2 videos, but अगर जल्दी हो गया तो एक वीडियो में ही सारा कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. So this was all about the first chapter of environment. Tell me how do you like it. 2 parallel subjects अगर हम चला रहे हैं तो is it okay with you? एंड कोई और आपके सजेशंस हो तो प्लीज़ बताइएगा. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग. जय हिंद, जय भारत.